नमस्कार, मैं विवेक गौतम। आज हम बात करते हैं अपने 5वें डिस्टल पॉइंट ST36 के बारे में। तो अभी तक हम चार डिस्टल पॉइंट्स की बात कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सिर्फ इन 6 डिस्टल पॉइंट्स जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, 4 की बात कर चुके हैं, 1 की आज बात कर रहे हैं। तो सिर्फ इन 6 डिस्टल पॉइंट से हम अपने सारे शरीर का उपचार कर सकते हैं। तो जिन 4 डिस्टल पॉइंट्स की हमने बात करी है, उनसे लगभग 65% बीमारियां हम अपनी सही कर सकते हैं शरीर की, और बाकी 35% बची बीमारियां हम इन 2 पॉइंट से सही कर सकते हैं। तो ST36, स्टमक 36, इसको हम 3 माइल पॉइंट भी कहते हैं। पुराने जो सोल्जर्स होते थे वो लंबी मार्च के लिए इसको यूज़ करते थे अपने पैरों में ताकत देने के लिए। आज भी कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खासकर ऐसे खेल में हैं जिन्हें अपनी लेग में स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे फुटबॉलर्स हो गए, उनको लेग में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो वो ST36 को स्टिमुलेट करते हैं। और सिर्फ लेग को ही नहीं, ये पूरे शरीर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। एलिमिनेट फटीग, थकान को दूर करने का काम करता है। अगर ओल्ड एज, ड्यू टू एज, अगर ओल्ड एज में थकान हो रही है तो वो तो नेचुरल है, लेकिन फिर भी ओल्ड एज में भी हम इसको अगर यूज़ करते हैं तो ये हमें थकान में लाभ करता है। और कुछ फीमेल्स जो घर में रहती हैं, ज़्यादा काम करने से या थोड़ा काम करने से ही थकान महसूस होने लगती है, तो वो इस बिंदु को यूज़ कर सकती हैं। और जैसा कि हमने बताया कि यह बिंदु अभी तक हमने चेस्ट, पहले जो हमने अगर सामने के डिस्टल पॉइंट्स के लाभ की बात करें तो LI4 की बात करी थी हमने, जो फॉरहेड से लेकर थ्रोट तक के सभी रोगों में काम कर रहा था। उसके बाद चेस्ट तक की हमने बात करी थी P6, जो चेस्ट के सभी रोगों में काम कर रहा था, थ्रोट से लेकर डायफ्राम लाइन तक के। और ये ST36 डायफ्राम लाइन से लेकर हमारी नवल तक के, नाभि तक के सभी रोगों में लाभ करता है। तो मुख्य रूप से ये नौसिया में काम करता है। P6 भी हमारा नौसिया में काम कर रहा था, उबकाई आने की शिकायत में P6 भी काम कर रहा था, यह भी काम करता है। वोमिटिंग में P6 भी काम कर रहा था, यह भी काम करता है। उल्टी आने की शिकायत में, चाहे कारण कुछ भी हो, हम ST36 को स्टिमुलेट करके लाभ पा सकते हैं। रिफ्लक्स की शिकायत में यह बहुत अच्छा काम करता है। जब एसिड, स्टमक में एसिड बढ़ जाता है और वो फूड पाइप में होता हुआ फूड पाइप में आता है, तो पूरा ये चेस्ट, ये पूरे फूड पाइप में ये बीच की जो नली होती है हमारी, जिससे खाना स्टमक में जाता है, एसोफेगस, इसमें हमें जलन होती है। और कभी कभी ये जलन, जो एसिड है, वो कभी कभी हमारे मुंह में भी आ जाता है। तो इस रिफ्लक्स की शिकायत में, एसिडिटी की शिकायत में भी ये काम करता है। अच्छा, ये रिफ्लक्स की शिकायत जो होती है, वो अगर किसी को कोई ख़ास परेशानी है जिसकी वजह से हो रहा है कि भाई खाना खाते ही एसिड बनने लगा या खाना वापस आ गया, तो वो अगर स्टमक के या स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियोडेनम जो होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, उनके बीच में अगर कुछ परेशानी है, वहाँ से भोजन नीचे नहीं जा पा रहा है तो वापस ऊपर के लिए आ रहा है, हाइटस हर्निया की शिकायत हो जाती है लोगों को, जिससे कि भोजन नीचे नहीं जा पाता, वापस ऊपर आ जाता है। वोमिट की शिकायत उससे हो जाती है कि हमने खाना खाया और तुरंत ही वोमिट कर दिया। तो इस तरह की अगर कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है, उसमें भी यह बिंदु काम करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में काम करेगा। लेकिन सिंपल अगर हम हार्ट बर्न और ये एसिडिटी जो फूड पाइप में होती है, इसके लिए समझें, तो नॉर्मली अगर किसी को ये हो रही है तो ये ओवर ईटिंग से भी ये हो सकती है, लेट नाइट हैवी फूड खाने से हो सकती है, जिसके कारण खाना नहीं पच पाता है। सोने से हमें कम से कम एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे पहले हमें अपना भोजन पूरा कर लेना, खासकर ठोस भोजन खा लेना चाहिए, और जिससे कि उसको पचने के लिए समय मिल जाए। तो अगर ये ओवर ईटिंग से अगर ये समस्या आ रही है, तो सबसे पहले तो हमें ओवर ईटिंग ही बंद करनी पड़ेगी।
भोजन उतना ही करना पड़ेगा जितना की ज़रूरत है। अच्छा, ये रिफ्लक्स की शिकायत जो है वो ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं बेल्चिंग के बारे में। वैसे डकार जो नॉर्मल डकार है वो आनी चाहिए। दो तरह की मैं आपको बता दूं, दो तरह की नॉर्मल डकार होती हैं। एक भोजन से पहले आधे या 1 घंटे पहले आती है, जिसमें कि हमने अगर भोजन किया और स्टमक ने सारा प्रोसेस करके भोजन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया, उसके बाद स्टमक खाली होता है। तो स्टमक क्या है, एक थैले की तरह है। तो जब वो खाली हो जाएगा तो उसमें जो एयर होगी वो सिकुड़ेगा। जब खाली होगा तो उसमें एयर होगी और वो सिकुड़ेगा, तो वो एयर फूड पाइप के थ्रू, एसोफेगस के थ्रू हमारे मुंह से वो बाहर निकलेगी, जिसे हम डकार कहते हैं, बेल्चिंग कहते हैं। तो जब फूड आगे चला गया, स्टमक खाली हो गया और वो हवा बाहर निकली, जब वो डकार आई, तो ये सिग्नल है कि भाई अभी पाचन हो गया है, बस अभी हमें थोड़ा 1-1.5 घंटे खाली रखना है। फिर ये इस सिग्नल के बाद आपको 1 से सवा घंटे बाद आपको बहुत अच्छी खुल के भूख लगेगी, हमें तब भोजन करना चाहिए। ये सिग्नल है भोजन करने का। और भोजन करने के बाद भोजन करते समय जब हम भोजन हमारा स्टमक में जाएगा, ये आहार नली से होता हुआ, जब भोजन स्टमक में जाके गिरेगा, एक थैले की तरह यहाँ पे ये लटका हुआ है, तो जब भोजन इसमें जाके गिरेगा और जब ये, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका एक भाग सॉलिड से, एक भाग लिक्विड से और एक भाग इसका वायु से भरा रहना चाहिए। तो जब 2 भाग इसके भर जाएंगे, लिक्विड और इससे खाने में तरल भी होना चाहिए, तो 2 भाग जब इसके भर जाएंगे और जब वायु जब बाहर निकलेगी, तो ये सिग्नल होगा कि बस अब हमें नहीं खाना है। थोड़ी सी जगह स्टमक में खाली रहनी चाहिए, क्योंकि वो ग्राइंडिंग प्रोसेस होगा। जब हम किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, मिक्सी में भी हम कुछ ग्राइंड करते हैं, तो थोड़ी उसमें जगह रहने देते हैं, ऊपर से थोड़ा खाली रखते हैं, वरना वो फिर छलकता है। बस वही यहाँ पे होगा कि अगर हम उसको थोड़ी जगह नहीं रखेंगे तो फिर वो भोजन वापस से खट्टी डकार के रूप में या एसिड के रूप में हमारे मुंह में आएगा, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाएगी तो वोमिट भी हो सकती है। और कुछ हैवी फूड होगा जो पच नहीं पाएगा, तो उससे अब्डोमेन पेन भी आ सकता है। और भी आगे जाके अगर यही लंबे समय तक ये चलता रहा तो आगे जाके फिर गंभीर बीमारियां बन सकती हैं। तो डकार, 2 प्रकार की डकार बताई, जो कि नॉर्मल डकार हैं। लेकिन अगर भोजन करने के बाद आपको डकार आती रहती है, बार बार आप डकारें ले रहे हैं, तो यह एक सिम्टम है, बीमारी है। तो इसके लिए ST36 बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्टमक क्रैम्प्स में यह बिंदु बहुत अच्छा काम करता है। अब्डोमेन पेन में तो मैंने बताया कि भारी भोजन से भी और ओवर ईटिंग से भी हमें ये पेट दर्द की शिकायत होती है, या ज़्यादा ठंडा भोजन करने से या ज़्यादा गर्म भोजन करने से भी हमें स्टमक पेन की शिकायत होती है। कुछ आदतें अगर डेली होती रहेंगी तब लंबे समय में जाके वो गंभीर बीमारी का रूप लेती हैं। जैसे ओवर ईटिंग अगर हम करते रहेंगे तब वो आगे जाकर लंबी बीमारी, किसी गंभीर बीमारी का रूप लेगी। लेकिन अगर एक्यूट कंडीशन है, और क्रोनिक में भी ये बिंदु बहुत अच्छा लाभ करेगा, लेकिन लंबे समय तक आपको प्रेस करना पड़ेगा। और कोई एक्यूट कंडीशन है तो उसमें ये बिंदु आपको तुरंत राहत दे देगा। तो अब्डोमेन पेन में ये बिंदु बहुत लाभ करता है। अब्डोमेन पेन हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो जाता है, जिसको हम ऐठन का नाम दे देते हैं हिंदी में। और ब्लोटिंग में ये बिंदु बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें कि पेट फूलने की शिकायत होती है, पेट में गैस ज़्यादा जब बनने लगती है, जब डाइजेशन अच्छा नहीं होता, इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है, वीक डाइजेशन होता है, तो गैस की शिकायत हो जाती है और पेट फूलने की शिकायत होती है। बहुत गंभीर बीमारी होती है, जिसको भी यह परेशानी आती है तो बहुत क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। उस वक्त किसी भी तरह से पेशेंट का मन करता है कि मैं बस वोमिट करूं, और या फिर गैस रिलीज़ हो, या आगे से पीछे से किसी भी तरह से, तो इसमें आप इस बिंदु को दबा के तुरंत आराम पा सकते हैं। फ्लैटुलेंस में ये बिंदु बहुत अच्छा काम करता है। अगर पीछे से बहुत गैस पास होती है, चाहे उसमें बदबू है या नहीं है, उसमें ये बिंदु बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, P6 के बारे में हमने बताया था, वो भी फ्लैटुलेंस में काम कर रहा था, वोमिटिंग में काम कर रहा था और नोसिया में भी काम कर रहा था।
यह बिंदु भी काम कर रहा है। तो अगर आपको मिलते जुलते सिम्टम हैं तो आप दोनों बिंदु एक साथ प्रेस कर सकते हैं। वैसे जो 6 डिस्टल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इनको आप डेली यूज कर सकते हैं। डेली 2-2 मिनट के लिए 6 बिंदुओं को आप स्टिमुलेट करेंगे। आज तो ये 5वां ही है। इन 6 बिंदुओं को अगर आप डेली स्टिमुलेट करेंगे तो लगभग शरीर में आपके जितने भी सिम्टम्स आपको दिख रहे होंगे, आगे के और पीछे के भाग के जितने भी होंगे, चाहे मसल पेन से लेकर और इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी डिसीज आपको दिखती होंगी, उन सब में आप लंबे समय में धीरे धीरे लाभ पाएंगे क्रोनिक केसेस में। और एक्यूट केसेस में तो आप तुरंत लाभ पाएंगे इंजेक्शन की तरह। यह डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है, दस्त की शिकायत में ये बहुत अच्छा काम करता है। भूख कम लगती है, पुअर डाइजेशन है, भोजन पच नहीं पाता, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। हम देखते हैं कि हमने कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जो हमने खाया वही साबुत हमारे स्टूल में, मल में निकलता है। दाल खाते हैं तो दाल के ऐसा नहीं है कि जैसा खाया वैसा ही निकलेगा, लेकिन कुछ उसका अंश, दाल के कुछ अंश, या कोई मसाला है, जीरा है, उसका कुछ अंश, या फिर हमने कुछ तिल खाया, तिल का कुछ अंश हम देख सकते हैं कि हमारे मल में है, वही उसको उसी रूप में हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब डाइजेशन बहुत ख़राब है, पुअर डाइजेशन है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरा। तो उस भोजन जो आप न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए कर रहे हैं, उस भोजन में जो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वो पचेगा ही नहीं तो फिर आप उसमें से ले कैसे पाएंगे। तो इसीलिए डाइजेशन अगर ठीक नहीं रहता है तो वेट भी रिड्यूस होता है, वेट पुट ऑन नहीं होता, वीकनेस भी रहती है, ज़्यादा काम करने से थकान भी हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती है, लो एनर्जी रहती है। तो पुअर डाइजेशन में यह बिंदु बहुत अच्छा काम करता है। लो एनर्जी के लिए बिंदु बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, हमारा जो शरीर है यह भोजन से नहीं चलता है, ये बात हमें समझनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये शरीर भोजन से चलता है, इसीलिए इतना ज़्यादा से ज़्यादा हम भोजन करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये शरीर भोजन से नहीं चलता है, ये भोजन से बनता है। भोजन से ये शरीर बनता है लेकिन चलता नहीं है। चलता किससे है? चलता ये शरीर ऊर्जा से है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर पर, सारे शरीर पर बिंदु हैं, मैंने बताया 1528 बिंदु हैं, और भी बहुत सारे बिंदु हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं से, ऑस्मस से हम एनर्जी को अपनी बॉडी में लेते हैं। ये हमारे NCH जो हमारे नाखून हैं, नेल हैं, ये सारे NCH जो नेल चक्रा हैं, इनसे भी हम ऑस्मस से एनर्जी को लेते हैं। तो अगर आप 1 दिन 2 दिन थोड़ा नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, सिर्फ आचमन करेंगे, थोड़ा सा 2-2 3-3 चम्मच पानी पिएंगे या हल्का कुछ फल लेंगे, तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जबकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो आप उतना ही थकान, डल, लो एनर्जी फील करेंगे। तो भोजन हमारी मसल्स को ज़रूर बनाता है, लेकिन उतनी ही शरीर में बीमारियां भी बनाता है। दूर से व्यक्ति दिखेगा, बहुत तगड़ा दिखेगा, मोटा ताज़ा दिखेगा, लेकिन अंदर से उसकी हालत बहुत ख़राब होगी। उसमें बहुत सारे बीमारी के सिम्टम्स आ रहे होंगे, लो एनर्जी होगी, अच्छी तरह से नहीं काम कर पाएगा। जितने भी एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है, बहुत एनर्जी लेवल होता है। 15-15, 18-18 घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका भोजन आप देखिए, उनका भोजन क्या होता है? लो फैट डाइट होती है, फैट ही नहीं होता भोजन में, अन्न नहीं खाते, गेहूँ, दाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं इनको ना खाया जाए। खाते क्या हैं? फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, बॉइल्ड सब्जियां खाते हैं, ऑयल नहीं खाते। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब तक ऑयल नहीं होगा भोजन में तब तक ये शरीर नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यही बीमारी का कारण है। तो चलिए, तो ये ST36 हमारा पूरे सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, और ये डिप्रेशन में भी अच्छा लाभ करता है बिंदु, और ये अस्थमा में भी ये बिंदु अच्छा लाभ करता है। इस बिंदु के बारे में
ये कहा जाता है कि अगर इस बिंदु पर 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 2 बार अगर इसको स्टिमुलेट किया जाए, इस पर धीरे धीरे मालिश करी जाए इस बिंदु पर, या इस पर दबाव दिया जाए, तो आप बिना किसी रोग के 100 साल तक बहुत आसानी से स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। इतना अद्भुत यह बिंदु है, इतना चमत्कारिक इसके परिणाम हैं। तो इसको यूज़ करिए। जितने भी डिस्कल पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उन सभी को स्टिमुलेट करिए, डेली करिए, और शरीर की लगभग सभी बीमारियों में आपको लाभ धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और जो एक्यूट कंडीशन है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो एक्यूट कंडीशन होती हैं उनमें आपको तुरंत लाभ आएगा। तो अभी हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा नी कैप है, ये हमारा नी कैप है। अगर हम धीरे धीरे अगर इसको फील करें तो ये हमारा नी कैप यहाँ पे आके एंड होता है। ये हमारे नी कैप की क्रीज है। और फिर हम यहाँ से अगर महसूस करें तो एक ट्रायंगल शेप में एक बोन यहाँ पे आती है। इस तरह से देखिए, ये एक ट्रायंगल शेप में बोन आती है और ये फिर सीधी स्ट्रेट ये सीधी नीचे तक जाती है। इस बोन को हम टिबिया बोन कहते हैं। तो अगर हम अपने नी कैप की क्रीज पर, बीचों बीच में नी कैप की क्रीज पर अगर हम अपनी एक उंगल रखेंगे और उसके सटी हुई 4 उंगल अगर हम ये रखते हैं, तो चौथी उंगली मेरी जहाँ आ रही है, ये टिबिया बोन के मिडिल में आ रही है। और ये जो आया, यहाँ से अगर मैं अपने थंब की चौड़ाई के बराबर, अगर मैं यहाँ से थंब की चौड़ाई के बराबर अगर मैं बाहर की तरफ अगर जाता हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे बिंदु मिलता है, ये मैं बाहर की तरफ गया हूँ जहाँ हमारी स्मॉल फिंगर होती है पैर की, उसकी तरफ। तो यहाँ पर ये हमें बिंदु मिलता है, इसको हम कहते हैं ST36, स्टमक 36। इस बिंदु पर आप इस तरह से दबा भी दे सकते हैं या दबा के रख सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। जिसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन आएगा, तो उसको ये जो सिम्टम्स बताए गए हैं, उसको ये सिम्टम्स शरीर में मिलेंगे और वो इसको दबा के अपने डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं और बहुत जितने भी सिम्टम्स बताएं उन सभी में लाभ पा सकते हैं। तो इस बिंदु को आप 2 से 3 मिनट के लिए स्टिमुलेट करिए, मालिश करिए। मालिश से स्टिमुलेट होगा दिन में 2 बार, या फिर जो बिंदु बताया उस बिंदु पर आप, अगर ज़्यादा परेशानी है और बहुत ही पेनफुल पॉइंट है, तो आपको ये सारे सिम्टम्स भी आ रहे होंगे, आप यहाँ पर एक सर्जिकल टेप पर मटर का दाना या फिर चने का दाना लगाकर आप इसका आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और हल्का सा एक बार दबाव देकर छोड़ सकते हैं और 2-3 घंटे बाद उसको दबा सकते हैं। 10 से 12 घंटे के लिए लगा सकते हैं, या रात में सोते वक्त लगा दिए, सुबह उसको निकाल दीजिए। तो ये आपके सारे सिम्टम्स में लाभ करेगा। इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। धन्यवाद।